8 जनवरी को मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया था। बड़े बड़े टीचर्स के मैराथन से उठा के देख लो, ट्रिग्नोमेट्री के उन्होंने बहुत सारे सवाल कराए, लेकिन एक भी पेपर में सेम टू सेम नहीं मिला। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल तुमको दिखाता हूँ। 2+3√5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन भी देख लो बच्चों। आज के वीडियो में मैं साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेने वाला हूं 2023 और 2024 से, जो तुमको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगर तुम इसे 1.5x में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट लगेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें देख सकते हैं आपको ये वाला इक्वेशन गिवन है और आपको इसको बैलेंस करना है। ये सेम क्वेश्चन 2024 में आपको देखने को मिला है। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। क्या है बच्चों? Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl इम्प्लाइज AlCl3 एंड H2O। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पे ना, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो एल्युमिनियम 2 है और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है? 1 है। तो अगर हम लोग इसको 2 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 कर दिए। जैसे हमने इसे 2 किया तो हम लोग देख सकते हैं कि क्लोरीन कितना हो जा रहा है बच्चों? 6 हो जा रहा है। अब क्लोरीन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे है, तो मैंने क्लोरीन को क्या किया? यहाँ पे 6 लगा दिया। ठीक है। अब ऑक्सीजन को थोड़ा देखते हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे 3 दिख रहा है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितना दिख रहा है? 1। तो अगर ऑक्सीजन को मुझे 3 बनाना है तो यहाँ पे 3 देना होगा। अगर मैं अच्छे से देखूँ तो सारा अब मुझे बैलेंस लग रहा है। तो यानी कि आंसर क्या होगा? ABC का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? ABC का जो वैल्यू होगा वो होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, 6 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। 1 6 2 3। तो दिस विल बी योर आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें तुमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3। मतलब यहाँ पे 4 इक्वेशन गिवन है तुम्हें। अब बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक डिफरेंट रिएक्शन है। ये फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, जिसको पता होगा। तो अगर ध्यान से देखो, बताओ मेरे को ये किस टाइप का रिएक्शन है। अगर कोई बच्चा इसे ध्यान से समझ रहा हो तो उसे पता होगा कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे देखो, ध्यान से समझो। एक क्वेश्चन के अंदर मैं ऐसे तोड़ के बताऊंगा जिससे अगर सिमिलर क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में तुम्हें देखने को मिलेंगे तो तुम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंस के साथ देखना। यहाँ बहुत कुछ मैं तुमको सिखाऊंगा। देखो, ये इक्वेशन को अगर पहचानना है तो देखो, Na जो है ना वो NO3 के साथ कनेक्ट हो जा रहा है और Ag जो है वो Cl के साथ कनेक्ट हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे आयंस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, और 2 आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। इसीलिए ये कौन सा इक्वेशन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट। मैं आगे लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो, C नंबर को देखो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और लास्ट वाले इक्वेशन को देखो, इसमें तुमको क्या दिख रहा है? इसमें भी सेम कहानी तुमको देखने को मिलेगा। ZnS के साथ चला जा रहा है और H2Cl के साथ, यानी ये भी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये तीनों रिएक्शन जो तुमको दिख रहे हैं वो तीनों रिएक्शन क्या है? A, C एंड D। ये तीनों रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिर्फ एक ही रिएक्शन है जो कि डिफरेंट दिखाई दे रहा है, और वो है B, जो कि क्या हो रहा है? 2 के मिलने से बन रहा है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो दिस विल बी योर आंसर। चलो एक ह्यूमन हार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। अब देखो, राइट आर्टरियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। लिखा हुआ है लेफ्ट आर्टरियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट आर्टरियम होता है ना, यहाँ पे देखो फिगर में देखो, लेफ्ट आर्टरियम तुमको दिख जाएगा यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में। तो ये जो लेफ्ट आर्टरियम है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करता है, ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलती हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में चलते हैं। राइट आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना केवा, जो कि बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट में चलते हैं। लेफ्ट आर्टरियम ट्रांसफ़र ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो सही है। टू एरोटा, देखिए यहाँ पे क्या किया है? लेफ्ट आर्टरियम डायरेक्ट बोल रहा है कि एओर्टा को ब्लड सप्लाई करता है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए, लेफ्ट आर्टरियम जो रहता है वो सबसे पहले ब्लड को ट्रांसफ़र करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में।
लेफ्ट वेंट्रिकल में करता है और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एओर्टा में ब्लड को सप्लाई करता है। एओर्टा ध्यान से देखिएगा, यानी कि अगर फिगर में देखें हम लोग तो सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। तो अगर सही स्टेटमेंट पूछा बोल रहा है तो आंसर क्या होगा बच्चों, बी एंड सी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलो फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया हुआ है अ केमिकल इक्वेशन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर्स बिटवीन रिएक्टेंट्स इज नोन एज। तो हमें बताना है उस रिएक्शन के बारे में जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो जो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो उसमें मैंने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी कटायन और अनायन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जैसे देखो, जैसे सोडियम किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा 2NaCl। उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान से देखना, Ba और SO4 दोनों कनेक्ट होकर क्या बन जाएगा, BaSO4। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस हो रहा है, इसलिए ये किस तरीके का रिएक्शन होगा जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो 2024 के एक धमाकेदार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ना तुमको 4 वायर्स दिए गए हैं और तुमको बताना है कि किसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। सबसे पहले अगर तुम चारों ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे डायमीटर और लेंथ के बारे में बात हो रहा है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग को पता ही नहीं है जो कि लेंथ और डायमीटर में हम लोग को मिले, लेकिन एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बचपन से रेजिस्टेंस का, और वो क्या है, R बराबर रो L बाई ए। तो उसी को फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, R बराबर रो L बाई ए जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई ए स्क्वायर। तो एरिया के जगह पे हम लोग क्या किए, पाई आर स्क्वायर लिख दिए। अब रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर बाई 2। तो रेडियस अगर डायमीटर बाई 2 होता है तो रेडियस की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमीटर बाई 2, ठीक है। जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, तो ये जो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है घूम के कहाँ हो जाएगा, आगे में आ जाएगा। तो यानी कि एक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया जो कि लेंथ और डायमीटर में बता रहा है। वो क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 टाइम्स रो L डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर। अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब पहले वाले कंडीशन को ध्यान से देखो। सबसे पहले वाले कंडीशन में बोल रहा है डायमीटर को डिवाइड बाई 2 कर दीजिए और लेंथ को डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग फार्मूला बनाए हैं उसी को यूज़ करेंगे। तो लेंथ के जगह पे मैंने क्या कर दिया, L/4 कर दिया, और उसी तरीके से डायमीटर के जगह पे क्या कर दिया, डिवाइड बाई 2। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 कट जाएगा, 4 जब ये कट जाएगा तो हम लोग को मिलेगा 4L बाई पाई डी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से तुमको तीनों का निकालना है। ध्यान देना, पहले यहाँ पे A मैंने किया है, B यहाँ पे मैंने किया है, देन C किया है, देन D किया। देख लेना थोड़ा ऑर्डर में मेरे से मिस्टेक हो गया था। अब जब चारों को हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को पता चलेगा क्या कि ये चीज़ हम लोग को मिल रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि किसका रेजिस्टेंस कम है। तो इसको पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कोफिशिएंट को देखो। यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 4। यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 64। और यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1/2। अब बताओ सबसे छोटा कौन दिख रहा है, D में ना। तो यही जो होगा इसी का रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि हमने देख लिया कि अगर डायमीटर को 4 गुना कर दिया जाए और लेंथ को दुगना कर दिया जाए तो उस वायर का रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम हो जाता है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अ फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ इट हैज़ 2 ट्रॉफिक लेवल, 3 ट्रॉफिक लेवल, 4 एंड 5th। सुनो, हम लोग को बताना है कि एनर्जी ट्रांसफ़र किस में ज़्यादा अच्छा से होगा या ज़्यादा कौन एडवांटेजियस होगा, 2 ट्रॉफिक लेवल वाला, 3 वाला, 4 वाला या 5 वाला। चलो एक फूड चेन को देखते हैं। सबसे पहले तुमको पता ही होगा ग्रास क्या होता है, प्रोड्यूसर। फिर क्या होता है, ग्रास हॉपर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर कराता है। फ्रॉग क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड स्नेक क्या होता है, टर्शियरी कंज्यूमर। अब ये हम लोग फूड चेन को देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से रखना,
फूड चेन का एक नियम है भाई, एक ही नियम है, याद रखना। एनर्जी जो होगा ना 90% खराब हो जाता है, सिर्फ 10% ट्रांसफ़र होता है। कितना होता है? 10%। यानी कि 10% जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा पहले वाले ट्रॉफिक लेवल में, फिर दूसरे वाले में क्या होगा? 10%, देन 10%, और 90% जो होता है वो लॉस हो जाता है। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। यानी कि हर एक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे कन्वे होता है। इसलिए अगर 2 ट्रॉफिक लेवल होगा तो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा और वो ज़्यादा एडवांटेजियस होगा। चलो मेटल एंड नॉन मेटल का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2023 में आया था। मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट्स विथ एसिड बट फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऑल्सो रिएक्ट विथ बेसिस। सुनो, ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ना, कुछ मेटल ऑक्साइड, अब कुछ मेटल ऑक्साइड कौन कौन सा है? सबसे पहले है एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसका फार्मूला Al2O3 होता है, और दूसरा क्या है? जिंक ऑक्साइड। ये दोनों जो है ना, ये एसिड के साथ तो रिएक्शन करता ही करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो ऐसा मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाए और बेस के साथ भी, उसको बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखो NCERT का इस वाले पार्ट को याद करो, जब तुम पढ़ रहे थे तो यहाँ से क्वेश्चन उठा के दिया गया है। देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जब ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है। अच्छा, ये बेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे OH लिखा हुआ है। जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? NaElO2, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर। उसी तरीके से जिंक ऑक्साइड का भी देख लो, जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, ये बेस के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया? Na2ZnO2 और वाटर रिमूव कर दिया। यानी कि जब भी मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। 2 और 3 बी नंबर ऑप्शन सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो कि CBSE 2024 में आया हुआ है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स करके भाई बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुमसे पूछ रहा है हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से पूछ रहा है। अब देखो याद रखना, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। इस इक्वेशन को बहुत बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर से है और इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो याद रखना। और पर्टिकुलरली बोलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी ये किस तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे इसको हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा क्या? CaO क्या होगा? क्विक लाइम। अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इन द एक्सपेरिमेंट setup given below, it is observed that on passing the gas produced in the reaction in the solution X first turn milky। सुनो, देखो थोड़ा सा ना इस फिगर को ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फार्मूला क्या होता है? HCl। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराया गया। तो तुम अगर NCERT की बुक अच्छे से पढ़े होगे तो याद रखना, जब भी सोडियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? NaCl बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन जो इसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ना X को डिकोड करने का कोशिश करो। X क्या है बाबू? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। ठीक है, तो बोल क्या रहा है? ध्यान से देखना, जब इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाता है तो एक तो गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? हम लोग अभी देख लिए ना, कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है उसको रिएक्शन करवाना है X के साथ। और X अभी हम लोग पता किए ना, X क्या था बाबू? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या था? X क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दो कार्बन डाइऑक्साइड का, जो रिएक्शन में निकला तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि वाइट कलर का होता है, मिल्की कलर का होता है। ठीक है, और जब तुम इसको पास करते रहते हो, किसको?
कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस मात्रा में पास करते रहते हो तो वो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जो कि किस कलर का होता है, कलरलेस कलर का होता है ना। किस कलर का होता है, कोई कलर ही नहीं होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर, और जो कि सॉल्युबल होता है वाटर। चलो एक इजी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केमिकल कंपाउंड यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। याद रखना, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम लोग, और वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। बेकिंग सोडा का फार्मूला बताओ, चलो बेकिंग सोडा का फार्मूला बताओ। तो बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaHCO3, याद रखना। इसका एक और नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, याद रखना। 11th नंबर क्वेश्चन जो कि CBSE 2024 में आया है। असर्शन क्या कर रहा है, देखो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले असर्शन कह रहा है कि अ पीस ऑफ जिंक मेटल गेट रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो सुनो, ये फर्स्ट चैप्टर से निकाल के दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए देखो ये वाले इक्वेशन पे फोकस करो, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, बताओ मेरे को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक अगर शक्तिशाली यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल जो रहेगा वो दूसरे मेटल को रिप्लेस करके खुद आ जाता है। तो यहाँ पे वही होगा। देखो यहाँ पे ना दो ठो मेटल तुमको दिख रहा होगा, सबसे पहले जिंक दिख रहा होगा, दूसरा कॉपर दिख रहा होगा। तो ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, जिंक। तो जिंक यहाँ पे आ जाएगा। जब जिंक आ जाएगा तो ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। क्या बन जाएगा। चलो 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउज लाइट टू एंटर इनटू द आईज इज, मतलब आँख में लाइट कहाँ से एंटर करता है। तो देखो यहाँ पे ये तुमको प्यूपिल दिख रहा है, आगे की तरफ होता है, आँख के आगे तरफ, ठीक है। ये जो प्यूपिल होता है ना, इसी से लाइट एंटर करता है, जैसा कि तुम इस फिगर में देख पा रहे होगे, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी पूछे कि लाइट कहाँ से एंटर करता है आई में, तो आंसर क्या होगा, प्यूपिल। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जिसमें देख सकते हैं ब्रॉन्ज इज ए एलॉय ऑफ। तो याद रखना, ब्रॉन्ज जो होता है वो किसका एलॉय होता है, कॉपर और टिन का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। लेकिन थोड़ा सा एक और चीज़ याद कर लेना, ब्रास भी कभी कभी पूछ देता है। तो ब्रास जो होता है ना वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन रीजन बेस्ड है। मोस्ट ऑफ द प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा एट नाइट। तो सच बात है, बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं रात के समय में। ऐसा करने से क्या होता है, अननेसेसरी वाटर लॉस जो होता है वो खत्म हो जाता है। देखो रात के समय इन लोगों का ज़रूरत नहीं होता स्टोमेटा को खोल के रखने का। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब इन दोनों का एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा का ज़रूरत होता है। जो पत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। जिनको नहीं पता वो ये बात को जान लो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वाटर का लॉस नहीं होता है, ठीक है। रीज़न में क्या बताया हुआ है, चलो देखते हैं। रीज़न में ये कह रहा है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हेल्प्स टू कंजर्व वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द लीफ। सही बात है, वाटर का इवापोरेशन नहीं होता जिससे वाटर कंजर्व होता है। तो अभी तक तुमको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए इज़ द राइट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आखिरी क्वेश्चन, असर्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सच बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है ना वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं करता तुमको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये जो नीचे में दिख रहा है ना, उसको ध्यान से देखो, रुको कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये जो तुमको दिख रहा है, देख रहे हो, तो यहाँ पे ना तुमको बताते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे पता चलता है। अब ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना तुमको, वहाँ पे मेरे को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ढूंढना होता है तो उसके लिए हम लोग उस पॉइंट पे क्या करते हैं, टेंजेंट खींच देते हैं। और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन होता है। अब जो नहीं बोला वो करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या किए, दो ठो मैग्नेटिक फील्ड लिए, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन था इसका डायरेक्शन ये था और दूसरा वाला का ये था, ठीक है। अब इस पॉइंट पे दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहले वाले का अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो इधर होगा और दूसरे वाले का निकालेंगे तो इधर होगा।
अब तुमको दिख रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्यों होगा ए? क्योंकि असर्शन इज ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।